कहानी की शुरुआत में हम जून वू को देखते हैं, जिसका ज्यादातर वक्त ऑनलाइन गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग में गुजरता है। उस दिन की सुबह उठते ही उसे माँ का एक नोट मिलता है, घर से खाना खत्म हो रहा है, ग्रोसरी ले आना। लेकिन जून वू वह नोट एक तरफ रख देता है और सीधा अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है, क्योंकि उसे आज पबजी खेलनी है और लाइव स्ट्रीम भी शुरू करनी है। वो गेम में घुस ही जाता है कि तभी लाइव चैट पर फैंस के मैसेज की बारिश शुरू हो जाती है। हर कोई बार बार यही लिख रहा होता है कि टीवी देखो, कुछ बुरा हो रहा है शहर में। जून वू हैरान होकर स्ट्रीम रोक लेता है और टीवी ऑन करता है। रिपोर्टर कुछ बता रही होती है, लेकिन अचानक सिग्नल कट हो जाता है। उसी वक्त मोबाइल पर एक के बाद एक इमरजेंसी अलर्ट्स आने लगते हैं। घबराकर वह खिड़की के पास जाता है और नीचे देखता है, और जो नजर आता है उसे देखकर उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक जाती है। सड़क पर भयानक अफरातफरी मची होती है। लोग भाग रहे हैं, गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। कुछ लोगों के कपड़े खून से भीगे हैं, आंखें लाल हैं, चेहरा बिगड़ा हुआ है और वह सीधा दूसरे लोगों पर टूट पड़े हैं। जो काट जाता है वह कुछ देर में उन्हीं जैसा बन जाता है। तभी नीचे एक और खौफनाक चीज होती है। एक छोटी लड़की रोती हुई अपनी माँ के पास भागती है। माँ उसे पकड़ने आती है, लेकिन एक पल में लड़की का पूरा जिस्म कांपने लगता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वह सीधा अपनी माँ के गले में दांत गड़ा देती है। माँ सड़क पर गिर जाती है। जून वू के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अभी वह यह सब देख ही रहा होता है कि बिल्डिंग के अंदर से भी चीखें सुनाई देने लगती हैं। वह कैट आई से बाहर झांकता है। कॉरिडोर खाली लगता है। दरवाजा खोलने की सोचता है, लेकिन उसी पल एक आदमी तेजी से धक्का देकर अंदर घुस आता है। वह उसका पड़ोसी सांग वुक होता है। हाँफता हुआ वह बताता है कि उसके बड़े भाई ने अचानक उसकी तरफ झपट पड़ के हमला किया। वह मिन्नत करता है कि उसे अंदर रहने दिया जाए। जून वू मना करता है, लेकिन सांग वुक दरवाजे की चौखट कसकर पकड़ के बैठ जाता है। कांपती आवाज में वह सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करने की गुजारिश करता है और वादा करता है कि उसके बाद तुरंत चला जाएगा। कुछ पल सोचने के बाद जून वू मान जाता है। इन्हीं लम्हों में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। रिपोर्टर बता रहा होता है कि एक रहस्यमय वायरस पूरे देश में फैला हुआ है। जो इन्फेक्टेड होते हैं वह अपनी चेतना खोकर बेहद हिंसक हो जाते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं। सरकार ने उन्हें ऑफिशियली ज़ॉम्बी घोषित कर दिया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक कांटे या खरोंचे जाने पर दूसरा इंसान भी उन्हीं जैसा बन जाता है। ये सुनकर जून वू का दिल धड़क उठता है। उसे फौरन याद आता है कि सांग वुक ने कहा था कि उसके भाई ने उस पर अटैक किया था। वह बिना एक सेकंड गंवाए किचन की तरफ भागता है और एक बड़ा चाकू कसकर पकड़ लेता है। जब सांग वुक बाथरूम से बाहर आता है तो वह अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कुछ छिपाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जून वू की नजर सीधा वहां जाती है जहां खून नजर आता है और वह चाकू तान कर उसे दूर रहने को कहता है। सांग वूक बार बार कसम खाता है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, नसें काली पड़ने लगती हैं और जिस्म बुरी तरह झटके खाने लगता है। जब वह आईने में खुद को देखता है तो एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गहरी बेबसी होती है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि कुछ ही सेकंड में वह नहीं रहेगा जो वह है। और फिर वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और सीधा जून वू पर झपट पड़ता है। जून वू किसी तरह पूरी ताकत से उसे धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर देता है और जोर से बंद करके लॉक लगा देता है। दरवाजे के नीचे से खून अंदर आने लगता है। जून वू एक आवाज तक नहीं निकालता। खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह भारी फ्रिज खींचकर दरवाजे के आगे लगा देता है। फिर अपने माता पिता को बार बार फोन लगाता है, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब के कट हो जाती है। थोड़ी देर बाद माँ का एक मैसेज आता है, बेटा अपना ध्यान रखना, हम अभी नहीं आ सकते। ये पढ़कर जून वू की आंखें भर आती हैं, लेकिन एक छोटी सी राहत भी मिलती है कि वह जिंदा है। वह परिवार की तस्वीर देखता है और एक कागज पर जिंदा रहना है लिखकर वहां रख देता है। घर में खाने का सामान गिरता है तो एहसास होता है कि बहुत कम है। काश उसने माँ की बात मान ली होती। अगली सुबह टीवी पर न्यूज और बुरी होती है। एक प्रोफेसर बता रहा होता है कि यह वायरस सीधा दिमाग पर असर करता है। देश के लगभग सारे बड़े शहर ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपना नाम, पता और तस्वीर शेयर करके अलाइव लिखकर मदद मांग रहे हैं। कुछ तो इस तबाही के बीच भी लाइव स्ट्रीम करके व्यूज बटोर रहे होते हैं, जिसे देखकर जून वू का मन कुछ अजीब होता है। उसे एक आइडिया आता है। उसके पास एक ड्रोन है और वह सोचता है कि क्यों ना ड्रोन से बाहर की सिचुएशन चेक की जाए। वह ड्रोन को अपने वीआर गॉगल्स से कनेक्ट करता है और खिड़की से बाहर उड़ाता है। ड्रोन की फीड में नीचे पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नजर आता है और जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ ज़ॉम्बी ही दिखते हैं, एक भी जिंदा इंसान नहीं। एक पल के लिए कनेक्शन के लिए वो ड्रोन को ऊपर ले जाता है, लेकिन गलती से पापा को कॉल लग जाती है, जिससे बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और उसे ड्रोन वापस बुलाना पड़ता है। नीचे का मंजर देखकर और ड्रोन की नाकाम कोशिश के बाद वो गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट भी बंद हो चुका होता है। निराश होकर वो सो जाता है। रात के बीचों बीच बाहर से अजीब शोर सुनाई देता है। नीचे सड़क पर एक महिला पुलिस ऑफिसर अकेले खून से लथपथ लड़ रही है और एक एक करके ज़ॉम्बी को गोली मार रही है, लेकिन हर गोली की आवाज और ज्यादा ज़ॉम्बियों को उसकी तरफ खींच लेती है। कुछ ही मिनटों में उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। महिला ऑफिसर पूरी ताकत से लड़ती रहती है,
लेकिन फिर उसकी बंदूक की आखिरी बुलेट भी चल जाती है और मैगजीन पूरी तरह खाली हो जाती है। बाहरी डोर से घिरी होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कई जॉम्बी एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो जॉम्बी उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। जून वो ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद वो जॉम्बी उसे अंधेरे में ले जाते हैं। यह देखकर जून वू से रहा नहीं जाता और वो खिड़की खोलकर पूरी ताकत से चिल्लाता है ताकि जॉम्बी उसकी तरफ आ जाएं और उस महिला को छोड़ दें। लेकिन देर हो चुकी होती है। उसकी तेज आवाज सुनकर उसके फ्लैट के बाहर मौजूद जॉम्बी बेचैन होकर दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगते हैं। जून वू के होश उड़ जाते हैं और वो हथियार उठा लेता है। फ्रिज दरवाजे से कुछ हटने लगता है और एक जॉम्बी ताकत से अंदर घुस आता है। जून वो बाहर की तरफ भागकर बालकनी पर आ जाता है और रेलिंग से लटक जाता है। जॉम्बी भी पीछे आता है, लेकिन रेलिंग से फिसलकर नीचे जा गिरता है। जून वो किसी तरह बचता है और फौरन अंदर आ जाता है। नीचे देखकर उसे पता चलता है कि वो महिला पुलिस ऑफिसर अब खुद एक जॉम्बी बन चुकी है और लड़खड़ाते कदमों से भटक रही है। ये देखकर जून वो पूरी तरह अंदर से टूट जाता है। ऊपर आकर वो देखता है कि फ्रिज नीचे गिरने की वजह से उसका बचा हुआ सारा खाना जमीन पर बिखर गया है और खराब हो गया है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता और यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। वो खुद को छुपाने के लिए खिड़कियों को अखबार और टेप से पूरी तरह बंद कर देता है ताकि बाहर से कोई जॉम्बी उसे देख ना सके। भूख जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो अपने पिता की छुपाकर रखी हुई शराब पीकर पेट भरने की कोशिश करता है। शाम होते होते टीवी पर बताया जाता है कि सेना भी जॉम्बियों के कब्जे में आ चुकी है और कोई रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल पॉसिबल नहीं है। सब कुछ बेहद तकलीफ देह लग रहा होता है। उसी वक्त टीवी पर अचानक इंस्टेंट नूडल्स का एक विज्ञापन आता है। गरम उठान देती नूडल्स को देखकर जून वू के मुंह में पानी आ जाता है। वह अपनी आखिरी बची हुई नूडल्स बनाकर खाता है। काफी दिनों बाद उसे इतना स्वादिष्ट खाना महसूस हो रहा होता है और एक पल के लिए वह इस भयानक दुनिया को भूल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद गलती से उससे पानी की बोतल गिर जाती है और पानी फर्श पर फैल जाता है। पहले तो वह इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे प्यास लगती है और वह नल खोलता है तो उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकलता। पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम बंद हो चुका होता है। जून वो धीरे धीरे नीचे देखता है। फर्श पर फैला हुआ वही पानी अब उसके लिए सोने से भी कीमती बन चुका होता है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह मजबूरी में घुटनों के बल बैठ जाता है और फर्श पर गिरे पानी को एक एक बूंद चाटकर पीने लगता है। इस सिचुएशन को देखकर कोई भी समझ सकता है कि वह कितनी तकलीफ में है। कई दिनों की भूख, प्यास और डर ने जून वू को पूरी तरह तोड़कर रख दिया होता है। वह धीरे धीरे निराश और नकारात्मक होने लगता है। अपने पिता की शराब पीता रहता है, नशे में चीजें तोड़ता है और अपना गुस्सा सामान पर उतारता है। लेकिन यह भी ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि कुछ ही वक्त में बाकी बची शराब भी खत्म हो जाती है। अब उसके पास न खाना है, न पानी, न शराब और न ही कोई उम्मीद। उसी वक्त उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आता है। जून वू के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक किरण जागती है, लेकिन नेटवर्क इतना खराब होता है कि ऑडियो चल ही नहीं रही थी। आखिरी उम्मीद के सहारे वह अपनी जान जोखिम में डाल देता है। उस आदमी की तरह जो उसने पहले वीडियो में देखा था, जो सिग्नल के लिए बाहर झांका था, वह भी सेल्फी स्टिक लेकर अपनी बालकनी की रेलिंग तक पहुंचता है और बाहर झांक जाता है। नीचे जॉम्बी मौजूद होते हैं, लेकिन वह इस पल की परवाह नहीं करता। कुछ सेकंड बाद नेटवर्क आ जाता है और माँ की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन जो वह सुनता है उसे सुनकर उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। माँ की आवाज में डर होता है। वह किसी जगह का नाम ले रही होती है और बैकग्राउंड में जॉम्बियों के हमले की आवाजें और चीखें आती हैं। माँ मदद के लिए चिल्ला रही होती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। जून वू के हाथ से फोन लगभग छूट जाता है। सालों का प्यार, माँ की यादें और उन्हें बचा न पाने का दर्द, सब कुछ एक साथ उसके अंदर फट पड़ता है। वह वापस कमरे में आता है और पागलों की तरह सब कुछ तोड़ने लगता है। जो भी हाथ में आता है वह फेंकता है, फिर बाहर निकलकर एक जॉम्बी को मार देता है। गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन इस चिल्लाने की वजह से पूरे इलाके के जॉम्बी उसकी तरफ आ जाते हैं। वह भागता है, लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन लिफ्ट भी जॉम्बी से भरी होती है। वह वहाँ से भागकर छिप जाता है। एक अंधा जॉम्बी उसके बिल्कुल पीछे आता है, लेकिन वह एकदम शांत खड़ा रहता है और अंधा जॉम्बी उसे पकड़े बिना निकल जाता है। किसी तरह वह अपने फ्लैट में वापस पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजा बंद करने की हल्की सी आवाज से जॉम्बी फिर आ जाते हैं और दरवाजे पर मारने लगते हैं। वह दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ता है और सांस रोककर खड़ा रहता है। रात को दूर दूर से बड़े धमाकों की आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से बिजली चली जाती है और अगले ही पल पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। अब न बिजली है, न खाना, न पानी और न ही बचने की कोई उम्मीद। जून वो पूरी तरह टूट चुका होता है। वह सोचता है कि अगर आखिर में इतने तरीकों से मरना है तो इस हालत में जिंदा रहने से क्या फायदा। वह एक कागज उठाता है और कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ इतना कहता है, हेलो, गुड बाय। फिर वह एक तार पकड़ता है
और अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी शुरू करता है। तभी एक लाल रंग की किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वह चौंक कर रुक जाता है। धीरे धीरे वह उस रोशनी की दिशा में देखता है। सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में कुछ दिखाई देता है। रोशनी उसके एक बोर्ड की तरफ इशारा कर रही होती है, जिस पर बड़े अक्षरों में सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, नहीं। ये देखते ही जून वो फौरन अपना कदम रोक लेता है। उस रोशनी का मतलब था कि कोई उसे देख रहा है और कोई उससे कह रहा है कि रुको। सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में उसे एक लड़की का चेहरा दूरबीन के साथ नजर आता है। वह एक लड़की है जो उसे आंखों ही आंखों में रोक रही थी। इतने दिनों बाद जून वो पहली बार किसी जिंदा और सामान्य इंसान को देख रहा होता है। लड़की अपने बोर्ड पर और लिखावट से उसे समझाती है कि चिल्लाओ मत, ज़ॉम्बी सुन लेंगे। फिर वह इशारों में कहती है कि कल सुबह 7 बजे फिर खिड़की पर मिलेंगे। जून वो सर हिलाकर हामी भर देता है। उस रात उस अजनबी लड़की की मौजूदगी उसके लिए अंधेरे में एक रोशनी की तरह होती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। उस लड़की का नाम यूबिन है। वह भी वायरस फैलने के बाद से अपने फ्लैट में अकेली जिंदा रहने की कोशिश कर रही होती है। यूबिन जून वो से कहीं ज्यादा समझदार और तैयार निकलती है। उसके पास खाने पीने का काफी सामान होता है। उसने अपने दरवाजे के पास कई जाल बिछा रखे होते हैं ज़ॉम्बी को फंसाने के लिए, और उसके पास हथियार भी होते हैं। वह अकेली रहकर भी डर से कांपती रहती है, क्योंकि हर पल वह दरवाजे के बाहर होने वाली हर छोटी सी आवाज को ध्यान से सुनती है और उसे हरदम डर रहता है कि कहीं ज़ॉम्बी अंदर ना आ जाए। अगली सुबह घड़ी में 11 बज चुके होते हैं और वह 4 घंटे देर से उठता है। उठते ही वह खिड़की की तरफ भागता है, लेकिन सामने कोई नहीं होता। वह निराश होकर खुद को कोसता है कि उसने वादा तोड़ दिया, लेकिन उसे पता नहीं कि यूबिन अभी भी वहाँ है। वह खिड़की के पीछे से दूरबीन ली पूरे इलाके को स्कैन कर रही होती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तभी वह अपनी खिड़की खोल देती है। जैसे ही जूनवू ने उसे देखता, उसका चेहरा खिल उठता है। वह फौरन अपना मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर लिखता है, मेरा नाम जूनवू है। उधर यूबिन भी अपना टैबलेट उठाकर लिखती है, मेरा नाम यूबिन है। जूनवू उसके नाम को बार बार धीरे धीरे दोहराता है, मानो इतने दिनों बाद उसे जीने की कोई वजह मिल गई हो। लेकिन तभी यूबिन के फ्लैट के अंदर अचानक एक ज़ॉम्बी घुस जाता है। जूनवू की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वह ज़ॉम्बी सीधा एक जाल में जाकर उल्टा लटक जाता है। दरअसल यूबिन ने पहले से ही अपने घर में कई तरह के जाले और जालियां बिछा रखी होती हैं। वह बिना डरे उठकर अपनी कुल्हाड़ी लेती है और एक ही बार में उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देती है। ये देखकर जूनवू दंग रह जाता है। जिस लड़की को वह कमजोर समझ रहा था, वह उससे कहीं ज्यादा बहादुर और समझदार निकली। रात होते होते आसमान में काले बादल छा जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। जूनवू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वह जल्दी जल्दी घर के सारे बर्तन, बाल्टियां और टब खिड़की के पास रख देता है। बारिश का पानी उनमें भरने लगता है। यूबिन भी यही करती है और अपना पौधा बाहर रख देती है ताकि उसे भी पानी मिले। काफी दिनों बाद जूनवू की पानी की समस्या कुछ हद तक खत्म हो जाती है, लेकिन एक नई समस्या उसका इंतजार करती है। एक और दिन गुजर जाता है। अब कई दिनों की भूख ने उसके जिस्म को अंदर से खत्म करना शुरू कर दिया होता है। जूनवू को चक्कर आने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सिर्फ पानी पीकर वह अब ज्यादा देर नहीं रह सकता। सामने वाली खिड़की से यूबिन यह सब देख रही होती है और वह समझ जाती है कि जूनवू काफी दिनों से भूखा है। लेकिन जूनवू अपनी हालत छिपाने की कोशिश करता है और जबरदस्ती मुस्कुराकर हाथ हिलाकर दिखाता है कि सब ठीक है। मगर यूबिन उसकी मजबूरी भांप लेती है। वह फौरन एक रस्सी लेती है और उससे एक बेसबॉल बांध देती है। उसका प्लान होता है कि गेंद को जूनवू की खिड़की तक फेंककर रस्सी के सहारे खाना भेजा जाए। वह पूरी ताकत से गेंद फेंकती है, लेकिन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है और गेंद हवा में कुछ दूर जाकर नीचे खाली मैदान में गिर जाती है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और यह माहौल थोड़ा मजेदार हो जाता है। तभी जूनवू के दिमाग में एक विचार आता है। उसे अपना दूसरा ड्रोन याद आ जाता है। वह तुरंत निकालकर बड़ी सावधानी से उड़ाता है और यूबिन की खिड़की तक पहुंचा देता है। ड्रोन को अपनी खिड़की के सामने देखकर यूबिन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह तुरंत उसकी बात समझ जाती है। वह रस्सी को ड्रोन से बांध देती है, लेकिन तभी जूनवू की नजर ड्रोन की बैटरी पर पड़ती है जो लगभग खत्म होने वाली होती है। अगर ड्रोन बीच में बंद हो गया तो उनकी आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। जूनवू सांसें रोके धीरे धीरे ड्रोन को वापस खींचता है। किस्मत से ड्रोन आखिरी सेकंड में उसकी खिड़की तक पहुंच जाता है। रस्सी अब दोनों बिल्डिंग्स के बीच बंध चुकी है। इसके बाद यूबिन बिना एक पल गंवाए खाने का सामान रस्सी के सहारे उसकी तरफ भेजती है। जूनवू की आंखें चमक उठती हैं। कई दिनों बाद उसने खाना देखा होता है। वह खुशी से बार बार यूबिन का शुक्रिया अदा करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और वह घबरा कर नीचे देखने लगता है और यूबिन को भी इशारा करता है कि नीचे देखो। यूबिन नीचे झांकती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बेसबॉल फेंकने के वक्त जो रस्सी इस्तेमाल हुई थी वह नीचे से हटाना भूल गए थे और अब एक ज़ॉम्बी फायर फाइटर उस रस्सी को पकड़ चुका होता है। जैसे ही उसने ऊपर देखा,
उसकी नजर सीधे खिड़की में खड़ी यूबिन पर पड़ जाती है। अगले ही पल वह रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। रस्सी का दूसरा सिरा कमरे के अंदर एक भारी मेज से बंधा होता है। मेज धीरे धीरे खिसकने लगती है और इससे भी बुरी बात यह कि वह ज़ॉम्बी फायर फाइटर अपने पुराने इंसानी कौशल का इस्तेमाल करते हुए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जून वू के हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर यूबिन वक्त पर नहीं जागी तो कुछ ही मिनटों में वह ज़ॉम्बी उसे खा जाएगा। वह तुरंत खिड़की से एक खाली शराब की बोतल नीचे फेंक देता है। उम्मीद करता है कि कांच टूटने की आवाज से ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन ज़ॉम्बी को इससे कोई असर नहीं पड़ता। वह लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। अब जून वू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह ड्रोन उड़ाकर ज़ॉम्बी के आसपास घुमाकर उसे उलझाने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए ज़ॉम्बी रुक जाता है और जून वू के चेहरे पर उम्मीद लौटी है, लेकिन अगले ही सेकंड में ज़ॉम्बी हाथ बढ़ाकर ड्रोन को पकड़ लेता है और एक ही झटके में ड्रोन नीचे गिरा देता है। अपनी छोटी सी जीत के बाद वह ऊपर देखकर एक डरावनी मुस्कान देता है। जून वू सिर्फ बेबस होकर देख सकता था और तभी ज़ॉम्बी खिड़की के अंदर घुसने ही वाला होता है कि अचानक यूबिन की आंख खुल जाती है। वह बिना एक पल घुमाए अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के हाथ पर वार कर देती है। ज़ॉम्बी संतुलन खो देता है और ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है और हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे का सहारा तो बन चुके होते हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई अभी भी उनके सामने होती है। उनके पास बचा हुआ राशन बहुत कम था। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें जल्द या देर घर से बाहर निकलकर खाना ढूंढना ही पड़ेगा। रात होते ही जून वो तैयारी शुरू कर देता है। वो अपने जूतों पर मोटा कपड़ा सिल देता है ताकि चलते वक्त कोई आवाज ना हो। सब कुछ तैयार होने के बाद वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, कॉरिडोर को ध्यान से स्कैन करता है और जब यकीन हो जाता है कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं, तभी वो बाहर निकलता है। याद के सहारे वो उस जगह पहुंचता है जहां पहले 2 लाशें देखी थीं। डर और घिन के बावजूद वो उनके पास बैठकर जेबें टटोलता है। कुछ देर बाद उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है, लेकिन तभी पास में एक ज़ॉम्बी गश्त करता हुआ दिखता है। जून वो फौरन छिप जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी दूर जाता है, वो चुपचाप पड़ोसी सांग वूक के फ्लैट का दरवाजा खोल के अंदर जाता है। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। पूरा घर तहस नहस हो चुका होता है। बिस्तर पर कोई लेटा हुआ होता है। जून वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए वो जमीन से एक जूता उठाकर बिस्तर की तरफ फेंकता है। कोई हरकत नहीं होती। तब उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक लाश है। जैसे ही वो फ्रिज खोलता है तो सड़े हुए खाने की भयानक बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर भी उसकी किस्मत साथ देती है, क्योंकि फ्रिज में कुछ बंद डिब्बे अभी भी सुरक्षित पड़े होते हैं। वो खुशी खुशी उन्हें अपने बैग में रख लेता है। एक कमरे में भी कुछ क्लोज्ड टिन्स मिलते हैं और वहाँ एक वॉकी टॉकी भी पड़ा होता है। जून वो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अगर यह काम करता हो तो अब उन्हें दूर से इशारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने के लिए मुड़ता है, तभी अलमारी के अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर छलांग लगा देता है। जून वू के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इस बार वो पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं होता। बिना एक सेकंड गंवाए वो बिस्तर पर पड़ी लाश को अपने सामने खींच लेता है। ज़ॉम्बी सीधा उस पर टूट पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जून वो दरवाजे की तरफ भागता है और जान बचाकर अपने फ्लैट में वापस पहुंच जाता है। काफी दिनों की भूख के बाद वो मजे से कुछ खाता है और संतोष महसूस करता है। इसके बाद वो बचा हुआ खाना और वॉकी टॉकी एक बैग में रखकर रस्सी के सहारे यूबिन के पास भेज देता है। अगली सुबह एक अजीब सी झरझर की आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। वॉकी टॉकी चालू हो चुका होता है और उसमें से एक मीठी आवाज आती है, हेलो, सुन रहे हो? ये यूबिन होती है। जून वो खुशी से उछल पड़ता है। अब दोनों पहली बार एक दूसरे की आवाज सुन रहे होते हैं और उस दिन घंटों तक उनकी बातें चलती रहती हैं। जून वो बताता है कि उसे बचपन से ड्रोन उड़ाने का बहुत शौक था। यूबिन कहती है, मुझे खाना बनाना पसंद है। फिर वह बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में हाइकिंग करते वक्त वह फिसल गई थी। जून वो मजाक करता है कि जो लड़की बिना एक पल सोचे ज़ॉम्बी का हाथ काट सकती है, उसे ऊंचाई से कैसे डर लग सकता है। और यूबिन मुस्कुराकर कहती है कि इन्हें वह अब इंसान नहीं मानती, इसलिए डरना बंद। 2 बिल्कुल अजनबी लोग जो शायद सामान्य दुनिया में कभी नहीं मिलते, अब एक दूसरे के सबसे करीब साथी बन चुके होते हैं। अब उनका वॉकी टॉकी बंद करने का मन ही नहीं करता। लेकिन इस खूबसूरत पल को भी ज्यादा देर टिकना नहीं होता। अचानक बाहर से एक अजीब तेज शोर सुनाई देता है। पहले लगता है कि बारिश आ रही है, लेकिन जब खिड़की से झांकते हैं तो वह एकदम सहम जाते हैं। ये बारिश की आवाज नहीं, ये ज़ॉम्बियों के एक विशाल झुंड के दौड़ने और चीखने की आवाज है, जो पागलों की तरह एक दिशा में भाग रहे होते हैं। ज़ॉम्बियों की ये बड़ी भीड़ धीरे धीरे उनकी बिल्डिंग्स के अंदर घुसने लगती है। दोनों डर के मारे फर्श पर चुपचाप लेट जाते हैं। यूबिन बुरी तरह घबरा जाती है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसका हाथ पास रखी एक शेल्फ से टकरा जाता है। सामान नीचे गिरता है और खड़ाक की तेज आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज जाती है। जो ज़ॉम्बी आगे निकल चुके थे वह रुक जाते हैं। धीरे धीरे सबके सर उसी दिशा में घूमने लगते हैं। वह आवाज का स्रोत ढूंढ चुके हैं। यूबिन डर के मारे जम जाती है। अगर ज़ॉम्बी अंदर आ गए तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। तभी जून वो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से वॉकी टॉकी पर यूबिन से पूछता है, तुम
तुम्हारे पड़ोसी के फ्लैट का नंबर क्या है? यूबिन नंबर बता देती है। अगले ही पल जून वो उस फ्लैट के लैंडलाइन पर फोन मिला देता है। फोन की घंटी पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगती है। सारे ज़ॉम्बी फौरन मुड़ जाते हैं और आवाज की तरफ भाग पड़ते हैं। यूबिन राहत की सांसें लेती है। वह मौत के मुंह से बाल बाल बची होती है। लेकिन इस घटना ने दोनों को एक बात बिल्कुल साफ समझा दी, अब अलग अलग रहना सुरक्षित नहीं है। अगर जीना है तो उन्हें जल्द से जल्द एक जगह होना पड़ेगा। यूबिन ध्यान से आसपास का जायजा लेती है। उसे पता चलता है कि पास की एक और बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर फिलहाल कोई ज़ॉम्बी नहीं है। फौरन दोनों एक प्लान बनाते हैं। यूबिन अपना जरूरी सामान तैयार करती है और एक मोटी रस्सी अपने जिस्म से कसकर बांध लेती है। उसका इरादा खिड़की से नीचे उतरकर किसी तरह जूनवू की बिल्डिंग तक पहुंचना होता है। जूनवू उससे पहले प्लान बनाने को कहना चाहता है, लेकिन यूबिन बिना वक्त गंवाए एक गहरी सांस लेती है और रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतरना शुरू करती है। उसकी फुर्ती और हिम्मत देखकर जूनवू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह बेहद तेज और होशियार अंदाज से नीचे उतरती जाती है। कुछ ज़ॉम्बी आसपास होते हैं, लेकिन वह बखूबी उनसे बचती है। वह कुल्हाड़ी से कुछ को दूर करती है और कार के दरवाजे को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन नीचे ज़ॉम्बियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। एक पल में माहौल बदल जाता है। खुशकिस्मती से यूबिन फौरन पलटकर 2 ज़ॉम्बियों को खत्म कर देती है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पिस्टल पर जाती है जो कुछ देर पहले उस महिला पुलिस ऑफिसर की थी। वह झट से पिस्टल उठाकर खड़ी होती है, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी बाजू से उसके ऊपर झपट पड़ता है और सब कुछ इतनी तेज होता है कि उसे संभालने का मौका तक नहीं मिलता। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी धड़ाक एक लोहे की छड़ हवा में घूमती हुई आती है और ज़ॉम्बी को दूर फेंक देती है। यूबिन हैरानी से ऊपर देखती है। वहाँ जूनवू खड़ा होता है, हाथ में लोहे की छड़, चेहरे पर डर और आंखों में उसे बचाने की जिद। वह आखिरकार उसकी मदद के लिए आ गया होता है। दोनों मिलकर लड़ते हैं। जूनवू सामने से वार करता है तो यूबिन पीछे से हमला करती है। उनका तालमेल कमाल का होता है, लेकिन ज़ॉम्बियों की तादाद लगातार बढ़ती जाती है। दोनों की सांसें फूलने लगती हैं। जूनवू यूबिन का हाथ पकड़ता है और दोनों पास की एक और बिल्डिंग की तरफ भाग पड़ते हैं। वह अंदर घुसते हैं और पीछे से कांच का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर दरारें पड़ने लगती हैं। ज़ॉम्बी लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों पूरी ताकत से लिफ्ट की तरफ भागते हैं और ठीक आखिरी पल में लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर कूदते हैं और अगले ही सेकंड में ज़ॉम्बी कांच तोड़कर अंदर घुस आते हैं, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका होता है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है और अंदर दोनों जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांसें लेते हैं। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकती है और दरवाजा खुलता है। हैरानी की बात यह होती है कि पूरी मंजिल बिल्कुल शांत होती है। न कोई आवाज, न कोई ज़ॉम्बी, मानो यह जगह उस नरक का हिस्सा ही न हो। लेकिन एक नई समस्या सामने आती है। इस मंजिल के सारे फ्लैट बंद होते हैं। जूनवू एक एक कर कई दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं खुलता। तभी कॉरिडोर के दूर कोने से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक ज़ॉम्बी उन्हें देख चुका होता है और कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ॉम्बी भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों फिर से मौत के जाल में फंस जाते हैं। धक्कम धक्की में अचानक जूनवू का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब ज़ॉम्बी सीधा उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जूनवू पूरी ताकत से लोहे की छड़ घुमाते हुए चिल्लाता है, यूबिन भागो! उसी वक्त एक फ्लैट का दरवाजा खुल जाता है। अंदर से किसी का हाथ निकलता है और यूबिन को तेजी से अंदर खींच लेता है, लेकिन जूनवू अभी भी बाहर फंसा होता है। तभी उसके पांव के पास कुछ लुढ़कता हुआ आता है। यह एक स्मोक ग्रेनेड होता है। कुछ ही सेकंड में पूरा कॉरिडोर धुएं से भर जाता है। धुएं के बीच से एक आदमी चिल्लाता है, जल्दी इधर आओ! जूनवू बिना देर किए उस आवाज की तरफ भागता है। वह कमरे के अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद होते ही तीनों राहत की सांसें लेते हैं। कुछ पल बाद वह रहस्यमयी आदमी अपना हुड और मास्क उतारता है। उनके सामने लगभग 50-55 साल का एक अधेड़ आदमी खड़ा होता है, लेकिन इतनी आसानी से किसी पर भरोसा करना अब नामुमकिन होता है। जूनवू और यूबिन दोनों उसे शक भरी नजरों से देखते हैं। आदमी उन्हें पानी का गिलास देता है, लेकिन दोनों लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। ये देखकर वह आदमी खुद ही पानी पी लेता है। जब कुछ नहीं होता तभी जाकर यूबिन धीरे से गिलास उठा लेती है। इसके बाद वह आदमी कुछ बंद डिब्बे निकाल कर दोनों के सामने रख देता है। भूख से बेहाल जूनवू और यूबिन उन पर टूट पड़ते हैं। वह कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खा रहे होते हैं। आदमी मुस्कुराकर कहता है, आराम से खाओ, मेरे पास इतना खाना है कि हम सरकारी मदद आने तक आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ये सुनते ही दोनों की आंखें भर आती हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि शायद वह सच में बच सकते हैं। आदमी यह भी बताता है कि उसने रेडियो पर सुना है कि जल्द ही एक रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर जूनवू यूबिन को खुशी में गले लगा लेता है, लेकिन तभी यूबिन की नजर कमरे के एक कोने पर जाती है। वहाँ कई बच्चों के खिलौने और शिशु सामान रखा होता है। दीवार पर एक खुशहाल परिवार की तस्वीर भी टंगी होती है, जिसमें वही आदमी, एक महिला और एक छोटा बच्चा दिखाई देते हैं। यूबिन का चेहरा गंभीर हो जाता है क्योंकि एक बात साफ होती है कि इस घर में सिर्फ यह आदमी नहीं रहता था, तो फिर उसकी पत्नी और बच्चा कहाँ है? खाना खाने के कुछ ही देर बाद अचानक जूनवू को चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और अगले ही पल
वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड बाद यूबिन की हालत भी वैसी ही हो जाती है, लेकिन यूबिन ने सिर्फ एक घूंट पानी पिया था, इसलिए उसे थोड़ा कम नशा होता है और वह पूरी तरह बेहोश नहीं होती। तब सच्चाई सामने आती है। उस आदमी ने खाने में पहले ही बेहोशी की दवा मिला रखी होती है। वह धीरे धीरे उठता है और बेहोश पड़े जून वू के हाथों को कसकर बांध देता है। इसके बाद वह यूबिन को घसीटते हुए एक अलग कमरे में ले जाता है। अधखुली आंखों से यूबिन देखती है कि यह एक बेडरूम है जिसमें खून के दाग हैं। आदमी उसे बांध देता है, बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और ऊपर से ताला लगा देता है। जब यूबिन कमरे की तरफ देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक कोने में एक महिला जॉम्बी रस्सियों से बंधी होती है। आदमी बाहर से बोलता है कि यह उनकी पत्नी है। वायरस ने इसकी पत्नी को जॉम्बी में बदल दिया था, लेकिन वह उसे इतना प्यार करता था कि मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह कहता है कि वह सिर्फ अपनी पत्नी को जिंदा रखना चाहता है और इसके लिए उसे किसी का भी खाना बनाना पड़ता है। यानी जून वू और यूबिन भी उसकी जॉम्बी पत्नी के शिकार बनने वाले थे। और कमरे की दीवार पर लगे खून के दाग यह बता रहे थे कि इस जॉम्बी ने अपना बच्चा भी खा लिया था, जो यह आदमी इस सब के बावजूद रोक नहीं पाया था। आदमी रस्सी ढीली करता है। अगले ही पल महिला जॉम्बी सीधा यूबिन की तरफ झपट पड़ती है। यूबिन पूरी ताकत से चीखती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। तभी बाहर से एक आवाज गूंजती है, रुको! आदमी चौंक जाता है। ये जून वू होता है। वह जल्दी से अपनी रस्सी तोड़कर उठ चुका होता है और हाथ में पिस्तौल लिए आदमी के सामने खड़ा होता है। वह चिल्लाता है, अभी के अभी यूबिन को बाहर निकालो। कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा छा जाता है। आदमी धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर झांकता है उसकी जॉम्बी पत्नी अचानक उसी पर टूट पड़ती है। असल में यूबिन किसी तरह खुद को सुरक्षित कर चुकी थी और बेबी के कंबल से जॉम्बी की आंखें ढांपती हैं, जिससे वह कुछ पल के लिए रुक जाती है और इसी में दरवाजा खुलता है तो जॉम्बी का निशाना बदल जाता है। आदमी कुछ भी नहीं करता। आखिरकार वह उसी महिला के हाथों मरना चाहता था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। जॉम्बी पत्नी उसे काटने लगती है और मरते मरते वह सिर्फ इतना कहता है, आई लव यू। यह दृश्य देखकर जून वू और यूबिन की आंखें नम हो जाती हैं। वह समझ चुके होते हैं कि यह आदमी राक्षस जरूर बन गया था, लेकिन उसकी हरकतों के पीछे एक टूटा हुआ प्यार छिपा था। आखिरकार जून वू कांपते हाथों से ट्रिगर दबा देता है। एक गोली और सब कुछ खत्म हो जाता है। आदमी और उसकी ज़ॉम्बी पत्नी दोनों हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन यह गोली एक नई मुसीबत को जन्म दे देती है। बंदूक की आवाज सुनकर बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बी उग्र हो उठते हैं। वह समंदर की लहरों की तरह बिल्डिंग में घुसने लगते हैं। पूरा कॉरिडोर चीखों से गूंज उठता है। अंदर जून वू और यूबिन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों जानते होते हैं कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, न खाना, न भागने की जगह और न ही बचने की उम्मीद। अगर ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया तो वह भी उन्हीं जैसा बन जाएंगे। कुछ पल बाद यूबिन धीरे धीरे पिस्टल उठाकर उसे जून वू के हाथों में रख देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है कि अगर बचने का कोई रास्ता नहीं तो वह ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती और जून वू को ख्वाहिश है कि वह उसे दर्द न होने दे। ये सुनकर जून वू के हाथ कांपने लगते हैं। वह उस लड़की को कैसे मार सकता था जिसने उसे जीने की वजह दी, जिसने उसकी भूख मिटाई, जान बचाई और जिसके साथ रहते रहते वह उससे प्यार करने लगा था। तभी बाहर से अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। ये ज़ॉम्बी की नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज होती है। दोनों चौंक कर खिड़की की तरफ भागते हैं। आसमान में सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं। फौज आखिरकार आ चुकी है। दोनों की बुझ चुकी उम्मीदें एक बार फिर जल उठती हैं, लेकिन उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी तरह छत तक पहुंचना होगा। वह फौरन सामान उठाकर बाहर निकल पड़ते हैं। कॉरिडोर में ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके रास्ता साफ करते हैं। जून वो बीचों बीच रुक जाता है और दोनों अपनी एक एक गोली का हिसाब रखते हैं। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचते हैं, उनके सामने ज़ॉम्बियों की एक विशाल भीड़ खड़ी मिलती है। दोनों के चेहरे उड़ जाते हैं। वह बिना वक्त गंवाए सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। कई दिनों की भूख, थकान और चोटों ने उनका जिस्म तोड़ दिया होता है। वह जितनी तेज दौड़ना चाहते हैं दौड़ नहीं पाते और पीछे ज़ॉम्बियों की भीड़ हर सेकंड उनके और करीब आती जाती है। जून वो समझ जाता है कि अगर दोनों साथ भागते रहे तो कोई भी नहीं बचेगा। अचानक वह रुक जाता है। यूबिन हैरानी से उसकी तरफ देखती है। जून वो हाथ में हथियार कसकर पकड़ता है और पीछे मुड़कर ज़ॉम्बियों के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, यूबिन तुम भागो जल्दी, मैं इन्हें रोकता हूँ। यूबिन की आंखें भर आती हैं। वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो दर्जनों ज़ॉम्बी तेजी से आते नजर आते हैं। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वह दांत पीसती है और आंसू रोकते हुए छत की तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ सेकंड बाद वह आखिरकार छत पर पहुंच जाती है, लेकिन जो नजर उसके सामने होता है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। आसमान खाली होता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जा चुके होते हैं। वह देर कर चुके थे। उनकी आखिरी उम्मीद भी उनसे छीन चुकी होती है। उसी वक्त जून वो भी किसी तरह ज़ॉम्बियों से बचते हुए छत पर पहुंच जाता है। वह ऊपर देखता है और उसकी आंखों से उम्मीद गायब हो जाती है। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, हेल्प, हम यहाँ हैं,
कृपया वापस आ जाओ। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है और तभी धड़ाम छत का दरवाजा टूट जाता है। ज़ॉम्बियों का झुंड फिर से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। पीछे सैकड़ों फीट की ऊंचाई है और सामने भूखे ज़ॉम्बियों की सेना। अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन जून वो हार मानने वालों में से नहीं होता। वो पिस्तौल उठाकर आखिरी बार ट्रिगर दबाता है। कुछ ज़ॉम्बी गिर पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब दोनों की आंखों में एक ही बात होती है कि यही अंत है। ज़ॉम्बी लगातार करीब आ रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। दोनों हैरानी से पीछे मुड़ते हैं और अगले ही पल उनकी आंखें चमक उठती हैं। आसमान से एक सैन्य हेलीकॉप्टर वापस लौट आया होता है। वह किसी फरिश्ते की तरह उनके सामने मंडरा रहा होता है। हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुलते हैं और फिर मशीन गन की गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। पीछे खड़े ज़ॉम्बी एक एक करके गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों में छत का रास्ता साफ हो जाता है। सैनिक दोनों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। जून, वू और यूबिन एक दूसरे को देखते हैं और फिर तेजी से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। आखिरकार वह उस ज़ॉम्बी नरक से बाहर निकल चुके होते हैं। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे डूबते सूरज की तरफ उड़ने लगता है। जून, वू और यूबिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। जिस दुनिया ने उनसे सब कुछ छीन लिया, उसी दुनिया ने उन्हें एक दूसरे से मिला भी दिया। हेलीकॉप्टर जैसे जैसे शहर से दूर जाता है, जूनवू के फोन में नेटवर्क आता है। स्क्रीन पर उसके परिवार के मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है कि वह सब सुरक्षित हैं। और यह भी पता चलता है कि जब उसने पहले दिन इंटरनेट पर अपनी फोटो और लोकेशन शेयर की थी, उसी की वजह से रेस्क्यू टीम को उसके ठिकाने का पता चला और वह वापस लौट आई। जूनवू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू हैं। अगर आपको यह ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना।